हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन धान्या एजुकेशन सिविल एग्ज़ाम वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपके साथ लास्ट सेशन में एमसीक्यू के साथ मिला था, जहाँ पे हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का एक डेमो लेक्चर रिकॉर्ड किया था। आज से हमारा ये सेशन कंटिन्यू होने वाला है और इस सेशन के लिए हम लोग एक नया सब्जेक्ट लेने वाले हैं, जो आपका प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 3 है, भारत का भूगोल। वहाँ से सारे क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस होंगे आपके, यदि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, जो एमसीक्यू आपके होंगे, वहाँ से आपका पूरा यूनिट 3 कवर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको नोट्स भी चाहिए होंगे, तो बहुत जल्दी आपके सामने आपके पास नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल पर ही आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप उन नोट्स को पढ़ोगे और यहाँ पे जो एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे ना, वो एमसीक्यू आप करेंगे। इससे क्या होगा, आपका यूनिट 3 कवर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था पहले ही लेक्चर में। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट में या चैनल पे आपको मिल जाएगा, नंबर 1, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने आपसे बोला था आपको एक कॉपी बनानी है, बराबर। चलो, तो आज हम लोग भूगोल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो आज हमारे टॉपिक हैं। आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं किस कौन कौन से। यहाँ पे भारत के भूगोल का सामान्य परिचय। क्या? भारत के भूगोल का सामान्य परिचय रहेगा। इसमें आपका अक्षांश, देशांतर, अक्षांश रहेगा, देशांतर रहेगा, मानक समय रहेगा, भारत की क्या स्थिति है वो रहेगी, लंबाई चौड़ाई क्या है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। लगभग 30 मिनट में हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो सीधा पहला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही आपका यूपीपीएससी मेंस 2006 से है। मैंने पहले बता दिया, जो आज का टॉपिक रहेगा आपका क्या रहेगा, भारत का सामान्य परिचय, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड में रहेंगे हम लोग, जिससे हमारे कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। तो पहला पॉइंट यहाँ पे, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तीसरा पॉइंट, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। चौथा पॉइंट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना कौन से पॉइंट सही हैं, कौन से गलत हैं। यदि आप गौर से देखें तो पहला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है, ना कि 5वां, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपका निकल गया। दूसरा पॉइंट आता है कि क्षेत्रफल का 2.4 भाग है। बिल्कुल सही बात है, लगभग 2.4 भाग हम लोग विश्व में जो अपना स्थल मंडल है, हमारी पृथ्वी पर जितना स्थल मंडल है उसका 2.4 भाग हमारे भारत के पास है, ठीक है ना। चलो, लगभग 16% जनसंख्या लेके हम लोग चलते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, दूसरा सही है। तीसरा, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो गलत है बिल्कुल। क्यों? अब कटिबंध क्या है आपको बता दो एक बार शॉर्ट में, क्यों कंटिन्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो, आप देखेंगे हमारी पृथ्वी होती है गोल गोल, है कि नहीं। इसको हम लोग कुछ ताप कटिबंधों में बांटते हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, यहाँ पे आपकी मकर रेखा होती है। कुछ कटिबंध जैसे उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, फिर यहाँ पे आता है शीत कटिबंध। आपको पता है हमारे भारत की स्थिति यहाँ पे है, जो कि उष्ण कटिबंध प्लस उपोष्ण कटिबंध दोनों में आता है। इसलिए एक पॉइंट क्या लिखा वहाँ पे कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही पॉइंट, मतलब दूसरा और चौथा आपका सही है। तो आंसर क्या होगा, 2 और 4, मतलब कि डी आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है, टाइम इसलिए लिया है क्योंकि जितना निचोड़ मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, आगे के 10 क्वेश्चन इसी निचोड़ पर आधारित हैं। चलो,
तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे लिखा है 7वां देश है, विस्तार लिखा हुआ है पूरा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा है द्वीप समूह सहित विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। फिर से बता दूं मैं आपको, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होते हैं इन शॉर्ट में। जो हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अध्ययन के लिए कुछ रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम क्या पृथ्वी का अध्ययन सुगम दृष्टि से कर सकें। तो कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। जो आपकी आड़ी रेखाएं होती है वो आपकी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, जो आपकी खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतरीय होती हैं, ठीक है ना, वो आपकी क्या देशांतरीय रेखाएं होती हैं, बराबर। तो यहाँ पे लिखा है भारत का देशांतरीय विस्तार, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। भारत का यदि आप मैप बनाते हो तो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक, यहाँ तक का विस्तार दिया है आपका क्या अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक का दिया हुआ है, ठीक है ना। 6 से लेकर 37 तक आपको जाना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा आएगा, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। अभी बताया हमने कौन सा स्थान है बेटा, 7वां स्थान है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष आकार में विश्व का कितनेवां स्थान है, कौन सा बड़ा देश है। एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। भारतवर्ष शब्द भी आ रहा है, सिलेबस का बिल्कुल एक शब्द दिया गया है आपका भारतवर्ष, जो नया सिलेबस आपका आया है वहाँ पर भारतवर्ष सीधा लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना। तो पता है आपको 7वां सबसे बड़ा देश है। अभी आपके माइंड में होगा सर 6 देश कौन से हैं छोटे वाले, या इससे बड़े वाले 6 देश कौन से हैं, तो बोला नोट्स आपको दिए जाएंगे, वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलेगी। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है, ये आपका है भारत के सामान्य परीक्षा में संसाधन वाले टॉपिक से, मुख्य परीक्षा में भी काम में आने वाले वाला क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना क्या भाई, 2% जनसंख्या, वो सॉरी 2% स्थल मंडल है। तो जनसंख्या कितनी है विश्व की, भारत के पास विश्व की कितनी जनसंख्या है, या हम कह सकते हैं कि हमारा भारत कितने प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा भारत जो करता है आपका कितने परसेंट जनसंख्या का, 17.5%, लगभग 18% जनसंख्या का नियंत्रण करता है। देखो यहाँ पे लिखा ना, तो आंसर क्या होगा आपका, सी इज राइट आंसर। चलो लिखा हुआ है देखो, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 2.4% है, 17.5% जनसंख्या है हमारे पास। तो इतना सब कुछ बताओ, रहने के लिए जगह इतनी सी है और जनसंख्या इतनी सारी है। संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा, इसी संसाधनों के बंटवारे को जानने के लिए ना हम लोग इतिहास पढ़ते हैं और भूगोल पढ़ते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने संसाधनों का प्रयोग करना सीखा और संसाधनों का प्रयोग करके आज इस अवस्था तक ले आए कि जंगल में घूमने से लेकर क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ाने तक का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो कैसे विकास हुआ संसाधनों का प्रयोग करके, और हम लोग वर्तमान में कैसे प्रयोग करें संसाधनों का, जिससे कि समस्त जनसंख्या को इतने कम संसाधन मिल सके, ठीक है, सतत विकास हो सके। चलो, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो कितने गांव है बता सकता है कोई क्या। आपको बता दूं, भारतवर्ष में 2011 की जनगणना के अनुसार 6 लाख, और बेटा पता एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, देखो सोचना मत कहाँ का है, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। तो 6,40,932 6,40,932 गाँव है, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। लिखते जाना, जो भी आपको लग रहा है एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल रहा है तो लिखते जाना, हालांकि आपके नोट्स में सब रहेगा, प्रिंट आउट निकलवाना और उसको पढ़ना। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। सही नहीं जोड़ी बताना है आपको। यहाँ पे कुछ क्षेत्रफल दिया गया है, अक्षांशीय विस्तार दिया है, देशांतरीय विस्तार दिया गया है और राज्यों की संख्या दी गई है।
बताना है कौन सा सही नहीं है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8,4 से 37,6 है। अब आपको एक चीज़ डाउट में आ रही होगी, पिछले क्वेश्चन में हमने 6 से पढ़ा था, 6,4 से पढ़ा था, यहाँ पे 8,4 से पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको बता दे बेटा, यदि आप मैप देखते हो, यहाँ पे आपको मैप बना के दिखाऊँ मैं। देखो, जो भारत का भौगोलिक विस्तार दिया गया ना अभी, और पहले दिया गया था, जो पहले भौगोलिक विस्तार दिया गया था आपका, वो कहाँ से दिया गया था? वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दिया गया था। इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार यहाँ पे 6 से शुरू हो रहा था, जब यहाँ पे दिया गया ना तो यहाँ पे 8,4 से शुरू हो रहा है। अब समझ में आया कि मुख्य भूमि से जब आपसे पूछे कि भारत का मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप कन्याकुमारी से लेंगे लद्दाख तक। और यदि आपसे पूछे भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आएगा आपका लद्दाख तक, जो कि इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन में वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। चलो, कहाँ गया? हाँ, देशांतरीय विस्तार तो पूरब से लेके पश्चिम तक का, पूरब से पश्चिम, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का देशांतरीय विस्तार 68,7 से लेकर 97,25 है। ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हर 2-3 साल में पेपर में ये चीज़ आ जाती है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं बेटा, 28 है, इसलिए आपका इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो, भारत वही चीज़ दी गई है। भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के लिए कौन सा कथन असत्य है बताना है आपको। 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही बात है, 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा बड़ा देश है। अभी आपके माइंड में आएगा कि पहला बड़ा देश है, तो बता दूं आपको, अभी हमारे यहाँ पे जनगणना नहीं हुई है। जब जनगणना होगी तभी जाके सही डाटा आएगा। हो सकता फिर हम लोग विश्व में पहले नंबर पर पहुँच जाएं। अभी कुछ अनुमानों के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोग चीन से आगे निकलकर विश्व में प्रथम जनसंख्या स्तर पर पहुँच गए हैं। ठीक है ना? तो इस बात का आपको ध्यान देना है। जब तक जनगणना नहीं हो जाती है, जब तक ऑथेंटिक डाटा नहीं आ जाता है ना, तब तक आपको इस चीज़ से बचना है। ठीक है ना? तो अभी दूसरा ही है तो सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। अभी जो मैंने मैप बनाया था ना आपको, पूरा इसका बता रहा है। इसका भूमि सीमा का विस्तार कितना है? 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। चलो, फिर सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। आपको पता है जो सूर्योदय होता है सबसे पहले कहाँ होता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे लास्ट में गुजरात में। ठीक है ना? 2 घंटे का अंतर है यहाँ से लेके यहाँ तक में। अभी आप लोग टाइम जोन पढ़ोगे ना, अभी एक क्वेश्चन आएंगे मानक समय वाले, अभी इसी में आएंगे ना आगे मानक समय वाले क्वेश्चन। वहाँ पे आप लोग टाइम जोन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे 2 घंटे का अंतर यहाँ से यहाँ तक में है। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। डी आपका यहाँ पे क्या है? असत्य पॉइंट है। चलो, भारत विस्तृत है। अब यहाँ पे आ गया भारत विस्तृत है। आपको एक कॉमन सी चीज़ बता दूँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान देना। क्या ध्यान देना आप लोग? देखो, मैंने बताया ये क्या हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य से क्या जा रही है? विषुवत रेखा जा रही है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या मेडिटेरियन लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना? इक्वेटर लाइन भी इसको बोलते हैं। तो विषुवत रेखा यहाँ से जा रही है हमारी। इसके उत्तरी गोलार्ध को, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं हम लोग। ऐसे ही यहाँ से एक 0 डिग्री देशांतर आती है, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। इसके यदि आप पूर्व में जाते हो तो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, पश्चिम में जाते हो तो पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। अब जो भी कंट्री जिस गोलार्ध में अवस्थित होगी ना, उस गोलार्ध के नाम से उसकी स्थिति डिफाइन की जाएगी। ठीक है ना? अभी बता रहा हूँ मैं, ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ आपसे। जैसे भारत कहाँ पे है?
यहाँ पे अवस्थित है। भारत कहाँ पे? यहाँ पे अवस्थित है। आपने देखा था ना, कर्क रेखा भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, देखा था। तो भारत की अवस्थिति कहाँ पे? यहाँ पे है। अधिक गौर से देखो तो पूरब में भी है, उत्तर में भी है, अर्थात भारत कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अब जब भी भारत के अक्षांश और देशांतर की बात आएगी ना, तो उसमें या तो पूरब लिखा होगा या उत्तर लिखा होगा। देशांतर में पूरब आएगा और अक्षांश में आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना। कभी दक्षिण या पश्चिम देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि भारत विस्तृत है कहाँ तक? यहाँ पे तो उत्तर दक्षिण लिखा है, तो कट ही जाएगा वैसे ही। ऐसे यहाँ पे भी उत्तर दक्षिण लिखा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। लेकिन तीसरा पॉइंट दिया है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड, जो डबल मार्क, देखो ये डिग्री का मार्क होता है, ये आपका मिनट का होता है, और ये आपका सेकंड का मार्क होता है। तो 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी गोलार्ध में, तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तरी गोलार्ध के बीच अवस्थित है। तो अभी शुरुआत में बताया था मैंने, तो ये पॉइंट क्या आपका बिल्कुल सही है, ये पॉइंट क्या आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पहले कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पीएससी लेवल के एग्जाम में आए हुए हैं। और आपको मैंने पहले लेक्चर में सब कुछ बता दिया था कि हम इस तरीके से प्रश्न क्यों सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। क्यों जरूरी है? क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ है, हो सकता है एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो जाए, लेकिन आसपास के पीएससी का जो माहौल रहेगा ना, वही एमपी पीएससी का माहौल रहेगा। चलो, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से गुजरता है? आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, 2010 में आया हुआ है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, अक्षांश की बात करना है। जो अक्षांश आपका सिक्किम से गुजरता है, वही आपको किस राज्य से गुजरता है? यहाँ पे कुछ राज्य दिए गए आपको, देखो बना के दिखाओ मैं आपको छोटा सा मैप। देखो यहाँ पे आपका सिक्किम जा रहा है, ये नेपाल भूटान जा रहा है, छोड़ दो इसको बस, सॉरी। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये आपका गुजरात जा रहा है। यहाँ पे देखो सिक्किम के सामने लगभग यहाँ पे कौन सा राज्य आता है वो बताना है हमें। सिक्किम से जो अक्षांश निकल रहा है ना, वही अक्षांश यहाँ से निकलना चाहिए। ऑप्शन में आपका जहाँ तक दिया गया, एक हिमाचल प्रदेश दिया गया आपका ऑप्शन में, तो बिल्कुल नहीं है। एक जम्मू कश्मीर दिया गया है, बिल्कुल नहीं है। एक पंजाब दिया गया जो बिल्कुल नहीं है। एक दिया गया राजस्थान, तो यहाँ पे आपका राजस्थान अवस्थित है। तो जो अक्षांश राजस्थान से निकलता है, वही अक्षांश आपका सिक्किम से भी निकलता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है ना। चलो, हालांकि ऐसे क्वेश्चन फिलहाल में देखने को नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो एमपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलते हैं। मतलब कि जो आपका यूनिट 4 है, एमपी का भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, वहाँ पे इस तरीके से आपको पढ़ना है। वहाँ पे आपको कुछ जो मुख्य मुख्य जिले होंगे, मुख्य मुख्य सिटी होगी, वहाँ को आपको अक्षांश देशांतर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में कई बार वैसे प्रश्न देखे गए हैं। चलो आगे बढ़ते हम लोग, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, राजस्थान पीएससी का स्पेशल है। चलो हाँ, आया क्वेश्चन कर्क रेखा पर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? आपको पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से आपके? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। सही जा रहे हैं ना हम लोग? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आपका झारखंड भी आएगा, झारखंड। अब नॉर्थ ईस्ट में 2 राज्य होते हैं, जो आपके मुख्य भूमि के राज्य चल ही रहे हैं। साथ ही साथ 2 राज्य और आएंगे आपके नॉर्थ ईस्ट के, एक त्रिपुरा, एक मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा निकलती है। यहाँ पे आपको बताना है कमेंट सेशन में कि किन जिलों से, मध्य प्रदेश के कितने और किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कमेंट में आपके आंसर आने चाहिए। चलो, तो यहाँ पे उड़ीसा दिया गया है, तो उड़ीसा से गुजरती है? नहीं। बिहार से? नहीं। लेकिन झारखंड दिया गया है, तो झारखंड से गुजरती है। आंध्र प्रदेश से? नहीं। उत्तर प्रदेश से? नहीं।
तो यहाँ पे झारखंड की वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलो, तो दिया गया है कुल 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है, कभी पश्चिम बंगाल को इन शॉर्ट में आप पीवी नहीं लिखेंगे, क्योंकि पीवी जो होता है पंजाब के लिए होता है। यदि आपको पश्चिम बंगाल के लिए शॉर्ट में लिखना है इंग्लिश फॉर्म में, तो WB लिखेंगे, वेस्ट बंगाल। क्या लिखोगे, वेस्ट बंगाल। WB आप लोग लिखेंगे, PB नहीं लिखेंगे। यदि आपने PB लिख दिया ना तो आपको पंजाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से जाती है क्या? जाती है। छत्तीसगढ़ से जाती है? जाती है। झारखंड से जाती है? बिल्कुल जाती है। उत्तर प्रदेश से नहीं जाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2 4। आप बोलो सर समय क्यों नहीं दे रहे हो, इतना स्पीड में जा रहे हैं। समय इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, तो उतने में ही समय लग जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग भी साथ में पढ़ते चलना और साथ में आंसर देते चलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा गुजरती है, और बहुत सरल से क्वेश्चन है, जहाँ कठिन क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको समय मिल जाएगा। MPPSC में आया था 2014 में, बहुत सरल क्वेश्चन है। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा से या इन सभी से। तो कहाँ से? MP से जाती है? जाती है। त्रिपुरा से जाती है? जाती है। मिजोरम से जाती है? जाती है। मतलब कि इन सभी से जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कितने भारतीय विदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इन सभी में से एक राज्य बताना है आपको। देखो, जम्मू कश्मीर से तो नहीं जाने वाली, हिमाचल प्रदेश से तो नहीं जाने वाली, और बिहार से तो नहीं जाने वाली। तो कहाँ से जाएगी बेटा? झारखंड से जाएगी। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब नहीं गुजरती बताना है यहाँ पे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग तो जल्दी कमेंट में। UP RO ARO में आया था, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला भी आपका फरवरी में, और फरवरी में यदि इसका एग्ज़ाम होता है, फिर अप्रैल में MPPSC का होता है, तो क्वेश्चन लगभग 1-2 क्वेश्चन देखने को सेम मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे समझना। कर्क रेखा नहीं गुजरती है त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर या मिजोरम। तो कहाँ से नहीं? त्रिपुरा से जाती है? जाती है। छत्तीसगढ़ से जाती है, मिजोरम से जाती है, लेकिन मणिपुर से नहीं जाती है। इसका मतलब C आपका आंसर हो जाएगा। चलो, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन भी फिलहाल में देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे। चलो, ये वाला क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखो, आपको करना क्या है, एक होमवर्क आपके लिए है। सबसे पहला होमवर्क, आपको इंडिया का मैप बना के मैंने बता दिया कैसे बनाते हैं। तो आपको इंडिया का मैप बनाना है, और 28 राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको उस मैप पे ड्रॉ करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आपको याद ना हो जाए कि कौन से राज्य कहाँ पर है, उन राज्य की मुख्य 5-6 विशेषताएं क्या क्या है। जैसे वहाँ पे कोई झील हो रखी है, वहाँ पे कोई नदी निकली हुई है, वहाँ पे कोई तालाब है, वहाँ का कोई प्रसिद्ध शहर है, उस राज्य की राजधानी क्या है। एक कॉमन सी चीज़ें आपको क्या करना है, 5-6 पेज पे आपको बना लेनी है, ठीक है ना। नंबर 2, ऐसा ही काम आप जिला के लिए करेंगे। आप क्या करेंगे, MP के जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों को MP के मैप पे बनाएंगे, और सभी ज़िलों के बारे में 1 से 2 लाइन आप लिख लेंगे, ठीक है ना। और लोकेशन याद करने का प्रयास करेंगे कि कौन सा जिला किस संभाग में आता है, वहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, वो जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आपको इतनी जानकारी है तो पढ़ने के क्रम में आपको इंटरेस्ट जागेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। आपको पता है झारखंड से कर्क रेखा निकलती है, मतलब कि उत्तर में नहीं है, कर्क रेखा के ऊपर ही है। मिजोरम से कर्क रेखा निकलती है, त्रिपुरा से कर्क रेखा निकलती है।
लेकिन मणिपुर से नहीं निकलती। इसका मतलब मणिपुर कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। हालांकि आप मैप पे देखेंगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? ऐसे क्वेश्चन भी आपको अभी इस बार एमपीपीएससी में देखने को मिले थे, लेकिन आपको यहाँ पे एमपी के मैप के अकॉर्डिंग चलना है और जिलेवार अध्ययन जब आप करोगे जलवायु का तब आपको इसकी जानकारी मिलेगी। हालांकि राज्य देश के स्तर पर है, भारत के स्तर पर है, यहाँ पे इसका आंसर आपको हैदराबाद देखने को मिल सकता है, चेन्नई देखने को मिल सकता है, लेकिन भोपाल और दिल्ली नहीं। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब कौन सा आंसर होगा? यदि आप लोग तापमान को प्रभावित करने वाले कारक जानते हो, नंबर 1, ठीक है ना। अब वहाँ पे आपको एक कारक पता होगा कि विषुवत वृत्त के आसपास जो भी शहर होंगे, जो भी स्थान होंगे, उनका तापमान हाईएस्ट होगा। तो आपको बताना हैदराबाद पास में या चेन्नई पास में है, तो आप देखेंगे दक्षिण में आपको चेन्नई देखने को मिलेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा, ऐसे क्वेश्चन अभी फिलहाल में नहीं देखना, आपको परेशान हो जाओगे। चलो एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? सामने दिख गया आपको। चलो, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है? इस नदी से क्वेश्चन इस बार भी आया था, पिछली बार भी आया था, हर बार इस नदी से क्वेश्चन आता रहता है। तो देखो कर्क रेखा से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद रखना। आई थिंक जो यूपीएआरओ का क्वेश्चन है, बट एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, ठीक है ना। तो माही, चंबल, नर्मदा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताना है कि विषुवत रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है, मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? अब भाई जी मान लो एमपी है, इंडिया है, इंडिया का ये पूर्वी छोर है, ये पश्चिमी छोर है, इसमें कितना अंतर होता है? आपको पता है भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है ना। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से, प्रयागराज के नैनी से निकलती है और भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। लेकिन यदि आप इसकी इस साइड जाओगे, इस साइड जाओगे, तो आपको समय में अंतर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मानक समय रेखा आपको समय निर्धारित करने का काम करती है, लेकिन जो समय स्थानीय होता है, स्थानीय समय में अंतर होता है। सूर्य हमेशा पूरब की तरफ से पहले आता है, तो यहाँ पर जब पूर्व की बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले उगता है और आपका गुजरात में बाद में उगता है, सूरज उदय बाद में होता है। तो पूछा है भैया इसमें और इसमें कितने समय का अंतर है, पूर्वी और पश्चिमी छोर में कितने समय का अंतर है? तो कितने समय का अंतर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? 2 घंटे का अंतर देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में, वही क्वेश्चन है, आंसर 2 घंटे। चलो लिखा है देखो यहाँ पे, पूरा पढ़ना, इसको समझ में आ जाएगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर। इस क्वेश्चन को एमपी में आ भी सकता है या नहीं भी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी नहीं पूछे जा रहे हैं। चलो कुछ यहाँ पे आपको शहर दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इन शहरों के अक्षांश और देशांतर आपको याद करना है, ठीक है ना। जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, देशांतर दिए गए हैं, ये आपको देशांतर दिए गए हैं, यहाँ पे आपको अक्षांश दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, इन अक्षांश और देशांतर को याद कर लेंगे। सभी की याद नहीं करना है, 5-6 यहाँ पे जो दिए गए ना, बस इन्हीं की याद आपको करना है। कुछ एमपी में जब हम लोग जिले पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको याद करना पड़ेगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा के निकटतम स्थित है? मैंने बताया कि भारत की समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री, ठीक है ना। और रीवा दिया गया है, यहाँ पे सागर दिया गया है, उज्जैन दिया गया है, होशंगाबाद। एमपीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सा शहर नज़दीक है। यदि आप मैप पे देखते हो
यदि आपको इंडिया का मैप बना के एमपी का मैप बनाओ यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको रीवा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सागर देखने को मिलेगा, यहाँ कहीं आपको होशंगाबाद देखने को मिल जाएगा, और यहाँ कहीं आपको उज्जैन देखने को मिल जाएगा। आपको पता है यहाँ से 82.5 डिग्री जाती है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से निकलती है, जो कि क्या है हमारी मानक समय रेखा है, जो कि क्या है हमारी मानक समय रेखा है। तो सबसे नज़दीक कौन सा जिला है भाई, कौन सा शहर है, रीवा शहर है। कौन सा है, रीवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रीवा आंसर आपका हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा स्पीड में हूँ, सिर्फ इसलिए स्पीड में हूँ कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, और छोटे और सरल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करने का उद्देश्य यही है कि आप जब पढ़ें ना किसी सब्जेक्ट को, तो आपको पता रहे कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए पहले से क्वेश्चन लगवा रहा हूँ मैं। आपको आज या कल में कुछ नोट्स मिल जाएंगे, आप उन नोट्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बता दूँ, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट हाई लेवल पे नहीं पढ़ना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होती है। आप लोग क्या करते हो, जब भूगोल आपसे बोला जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल आपको पढ़ना है, तो आप लोग A to Z सब पढ़ने लग जाते हैं। तो A to Z सब नहीं पढ़ना है। जैसे भूगोल में जनजाति वगैरह इत्यादि आती हैं, बट वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो तो आपको यूनिट 10 में सर के माध्यम से मिल ही रही है कि नहीं। तो स्मार्ट स्टडी ऐसी होती है कि जो काम का है सिर्फ वही निकालो, वही पढ़ो। तो जो आपको नोट्स मिलेंगे ना, वह काम के होंगे, और जो निकालना वही चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो रीवा यहाँ पे हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती, आपको बताना है कि जो यामोत्तर रेखा है कहाँ से नहीं गुजरती है, बताओ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। पहले क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, किन किन जिलों राज्यों से निकलती है। आपको मैंने बताया कि भारत के 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से मानक यामोत्तर रेखा गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, वो राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो यूपी आपका मिलता है देखने को, और एमपी आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेंगे। देन आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ से 82.5 यामोत्तर रेखा निकलती है। तो बताओ, आंध्र प्रदेश से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। छत्तीसगढ़ से भी निकलती है, उत्तर प्रदेश से भी निकलती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं निकलती है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बस 5-6 क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, उसके बाद ब्रेक करेंगे, क्लास को छोड़ेंगे बाद 5-6 क्वेश्चन के बाद, ठीक है ना। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, नागपुर से, दिल्ली से, पटना से, या इलाहाबाद से। मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ कि जो मानक समय रेखा है आपकी कहाँ से आती है, इलाहाबाद से आती है, प्रयागराज से आती है, प्रयागराज की नैनी से निकलती है, निकलती कि नहीं। तो MPPSC क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इलाहाबाद। देखो इतने सरल क्वेश्चन आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। तो बहुत कुछ ना पढ़ने से अच्छा क्या पढ़ना है वो हमें पता होना चाहिए। और वो चीज़ कहाँ से पता चलती है, प्रैक्टिस से पता चलती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपको पढ़ाई करने में आसानी होगी, आपका रास्ता सही दिशा में होगा कि भाई हमें ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है। इसका आंसर आपको देना है। हालांकि बहुत सरल क्वेश्चन दिया है, सब में पूर्वी लगा है, मतलब सब में से कोई आंसर होगा, वैसे ही होगा। तो 87 नहीं है, 85 नहीं है, 84 नहीं है, क्या है 82 डिग्री 30 मिनट। मैंने पहले बता दिया आपको, जो गोला वाला सिंबल होता है वो मिनट का, डिग्री का होता है। जो सिंगल सिंबल होता है वो आपका किसका होता है, मिनट का होता है। और जो डबल सिंबल होता है आपका, वो आपका सेकंड का होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से जाता है। फिर से वही क्वेश्चन है, इलाहाबाद से जाता है। अगला क्वेश्चन, चलो तो यहाँ से आपका एक दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ से आपका टॉपिक क्या हो रहा है, भारत के सीमावर्ती बिंदु और भारत के राज्य, ठीक है ना।
भारत के सीमावर्ती बिंदु और भारत के राज्य। आज हमने देखा मानक समय रेखाएं, अक्षांश देशांतरी विस्तार, मानक ठीक है ना, और साथ में राज्य देखे। आगे हम लोग और भी चीज़ें देखने वाले हैं। लगभग ऐसे हम लोग 12 से 15 क्लास में थ्रू एमसीक्यू के माध्यम से ही पूरा यूनिट 3 करने का प्रयास करेंगे। आपका काम सिर्फ इतना रहेगा, इस लेक्चर को एक बार अभी देखो अपने समय पर, फिर आपको जो नोट्स दिए जाएंगे उन नोट्स को पढ़ने के बाद फिर से इस लेक्चर को देखो और एमसीक्यू सॉल्व करो। पहला उद्देश्य आपका है कि एमसीक्यू सीखना है हमें कि कैसे आता है, फिर जाकर आपको नोट्स पढ़ने हैं, फिर जाके आपको फिर से एक बार वीडियो देखनी है और एमसीक्यू सॉल्व करना है। और आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सर के द्वारा यूनिट 10 जो कि बिल्कुल नया सिलेबस आपके लिए आया हुआ है जनजातियों का, शुरू कर दिया गया है। आज उसकी पहली क्लास हो चुकी है लाइव 3 बजे, लेकिन अब डेली आपको रात में 10 बजे क्लास मिलेगी, तो ज़रूर इसको एंजॉय कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।